सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन कक्षा के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए विषय इतिहास के रूप में बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रकरण के रूप में या टॉपिक के रूप में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को हम देख रहे हैं, क्योंकि हम पिछली क्लास में खिलजी वंश का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में पहला शासक जलालुद्दीन हम पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम 1290 से 1296 था। अब द्वितीय शासक के रूप में जो अलाउद्दीन है, जो इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का टाइम 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का है। इतिहास के अनुसार आज हम खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के विजय बयान को पढ़ेंगे, और उसका विजय बयान जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। उसका विजय बयान कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 पहला जो है वह है उत्तर भारत का विजय बयान। याद है आपको कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो दिशाएं हैं। इन दोनों दिशाओं के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को भारत में पूरी तरह से विजेता घोषित करने के लिए उसने पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम उत्तर भारत का विजय बयान। याद है आपको, ये भारत के वे राज्य आएंगे जो उत्तर भारत में हैं, तो इसमें उत्तर भारत का विजय बयान, इसको ही हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें शायद 2 पढ़ा भी दिए मैंने आपको, क्योंकि इसमें हम लगभग 6-7 पढ़ेंगे। इनमें से कौन कौन से पढ़ लिए, कौन से पढ़ने वो भी मैं क्रम से हम मिलेंगे। दूसरा जो हमारा रहेगा अलाउद्दीन खिलजी का विजय बयान नंबर 2, क्योंकि 2 बयान बताए मैंने आपको, उनमें से दूसरा जो है दक्षिण भारत का विजय बयान, क्योंकि अपने आप को सिकंदर का सानी मानता था और सिकंदर के समान ही संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इसने भारत पर लगातार आक्रमण किए, और जिनमें अधिकतर ये सफल भी रहा। तो दक्षिण भारत का विजय बयान। अभियान से तात्पर्य यहाँ पर युद्ध के लिए सेना तैयार करते हुए सेना सहित सैनिकों को प्रशिक्षण देकर युद्ध स्थल पर भेजना और पड़ोसी राज्यों और राजाओं से युद्ध लड़ना, वो अभियान के रूप में माना गया है, और जिसमें अंत में सफल होना। तो देखिए, फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर भारत के अभियान की। यह आपको पता लग गया है कि हम बीए बीएड और बीए के ऑप्शनल विषय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक का रहेगा। उसी में दूसरे वंश के रूप में खिलजी वंश, क्योंकि पहला हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश, और दूसरा जो है नंबर 2 वंश, वो कौन सा है? खिलजी वंश। क्योंकि इसमें टोटल 5 वंश थे, उन पांचों की हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। पहला गुलाम पढ़ा, दूसरा खिलजी पढ़ रहे हैं, तीसरा तुगलक आएगा, चौथा सैयद वंश आएगा, और 5वां लोधी वंश आएगा। इस प्रकार 1526 तक का अध्ययन इसमें करेंगे, और ये पांचों वंश हमारे बीए सेकंड ईयर के और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के आधे सिलेबस को कवर करते हैं। इसलिए जैसे ही पांचों वंश पूरे होंगे, आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें खिलजी वंश जो है 1290 में आरंभ हुआ, 1320 तक चला। इसमें शासक जो महत्वपूर्ण रहे, उसमें पहला जलालुद्दीन था, जिसने इसको स्थापित किया, लेकिन मात्र 6-7 साल शासन कर पाया। उसके बाद उम्र ज्यादा होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा है या उसका दामाद अलाउद्दीन शासक बना, और 96 से लेकर 1316 तक उसने शासन किया। शासक बनते ही उसने बहुत से कार्य किए, समस्याओं का समाधान किया। उन्हीं समस्याओं के समाधान के साथ उसने भारत पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए उसने एक विजय बयान चलाया, जो 2 भागों में बांटा गया है दिशाओं के आधार पर, उत्तर भारत का विजय बयान और दक्षिण भारत का विजय बयान। आज हम ऑनलाइन चर्चा कैसे करेंगे? उत्तर भारत के विजय बयान की। उत्तर भारत के विजय बयान की शुरुआत जो की उसने वो गुजरात से की। गुजरात यहाँ 1299 में इसने आक्रमण कर दिया था और गुजरात पर विजय प्राप्त की, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा उसका सेकंड जो था
वो था रणथंभौर। रणथंभौर जो है वो हमारे राजस्थान में है, क्योंकि अब जितने भी अभियान पढ़ेंगे हम लगभग राजस्थान के रहेंगे, जिसपे उसकी नजर थी। और ये 1301 का माना जाता है। 1301 ईस्वी का जो उसका उत्तर भारत का विजय अभियान था, वो नंबर 2 कौन सा था? रणथंभौर। नंबर 1 गुजरात। इन दोनों के बाद आज हम तीसरा पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो है चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। चित्तौड़ विजय अभियान। चित्तौड़ अभियान भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें विजय होना और ना होना ये बाद की बात है, क्योंकि घटनाक्रम इसका लंबा है, जो कहानी के रूप में भी है, और 1303 का है। कब का है? 1303। तो याद है आपको कि अलाउद्दीन को जब एक विजय के बाद दूसरी विजय मिली, दूसरी के बाद तीसरी लगातार मिलती गई, तो उसका जोश और भी दुगना हो गया, और वो लगातार अपना विकास, अपना विस्तार और शासन को मजबूत करने के लिए उसने युद्ध अभियान चलाए, जिसमें उसका चित्तौड़ का विजय अभियान जो है वो इतिहास की दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लड़ा गया था 1303 में, लेकिन इसके बारे में लिखा गया है लगभग 1540 के लगभग लिखा गया है, जो एक इतिहासकार थे जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा है, जो इसी शासक के संदर्भ में है, जो कि राजस्थान के रतन सिंह, जो भोइल वंश के शासक थे, उनकी पत्नी या रानी पद्मनी जो थी, उनसे संबंधित उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। और पद्मावत की रचना जिसने की है वो कौन है? वो एक लेखक है, इतिहासकार है, विद्वान है। कौन है विद्वान? जो विद्वान है वो कौन है? पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। उसकी इस ग्रंथ से हमें जो 1540 के लगभग लिखा गया है, 16वीं शताब्दी में, 1540 लगभग 16वीं शताब्दी में लिखा गया है, यानी घटनाक्रम के लगभग 200 वर्ष बाद उसमें जो घटनाएं हैं उसी के आधार पर इतिहास में कई प्रकार से किंवदंतियां और कहानियों के आधार पर इस युद्ध को समझाया जाता है। फिलहाल हम युद्ध के फैक्ट्स पढ़ेंगे कि युद्ध में क्या हुआ, किस प्रकार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय अभियान किया और उसका कितना समय लगा, वो इसमें देखेंगे। तो ध्यान से सुने। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय अभियान, तीसरा युद्ध। 1303 में जब सुल्तान ने गुहिल राजपूत के शक्तिशाली दुर्ग, क्योंकि गुहिल यहाँ पर राजवंश था चित्तौड़ में, और गुहिल वंश के राजा जो थे राजा रतन सिंह थे, तो आपको ये भी याद रहे कि गुहिल वंश के राजा कौन थे? गुहिल, ये राजवंश है, गुहिल वंश, इसको हम इतिहास का राजवंश कहते हैं राजस्थान का। इस गुहिल वंश के राजवंश के राजा जो थे राजा रतन सिंह, जिसे राणा रतन सिंह भी कहते हैं। रतन सिंह ये गुहिल वंश के शासक थे, और ये यहाँ पर उसमें शासन कर रहे थे। किस समय? 1303 के समय। तो ये भी समय आपको याद रखना है कि 1303 के समय यहाँ शासक कौन था। ठीक है, तो चित्तौड़ को जीतने का उसने निश्चय किया, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। इस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। क्लियर हो गया? जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने दिल्ली से चित्तौड़ की ओर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। तो यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है कि जनवरी 1303 में क्या किया उसने? दिल्ली से, क्योंकि सुल्तान कहाँ था? दिल्ली से तरफ का शासक था, खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, तो दिल्ली से निकलकर कहाँ गया? राजस्थान के कहाँ पर? जहाँ पर चित्तौड़ है, वहां पर जाकर उसने वहां उसका घेरा डाला। और कहा जाता है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के घेरे को लगभग 8 माह तक उसने इस प्रकार बनाए रखा, यानी चारों ओर से उसने घेर लिया। इसीलिए राजपूत सेना ने मुस्लिम सेना का वीरता से मुकाबला किया और अपनी वीरता का परिचय देते हुए 8 माह तक अलाउद्दीन की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। अंत में दोनों के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मुसलमानों का मतलब शाही सेना भी कह सकते हैं हम, शाही सेना का मतलब अलाउद्दीन की सेना भी कह सकते हैं हम। उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और कर्नल टोड के अनुसार ये कहा गया है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास लेखन में कर्नल टोड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि एक ब्रिटिश अंग्रेज शासन के रूप में यहाँ पर राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। इसीलिए राजस्थान का इतिहास लेखन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका नाम कर्नल भी कह देते हैं, कर्नल डॉट भी कह देते हैं। तो कर्नल डॉट ने कहा है कि सुंदर रानी पद्मिनी जो थी उसके लिए
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। इसीलिए कई बार अलग अलग अर्थों में चित्तौड़ विजय का अर्थ लगाया जाता है, लेकिन कर्नल टोड के अनुसार रानी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और बाद में ये भी माना जाता है कि रानी पद्मिनी ने जब रतन सिंह के मृत्यु का समाचार सुना और युद्ध में पराजय का समाचार सुनने के बाद उसने अपने आप को मुस्लिम आक्रांता से बचाने के लिए उसने अपनी दासियों के साथ दाह संस्कार कर लिया, अर्थात अपने आप में जोहर कर लिया। और जोहर के साथ ही उसने 16,000 दासियों को अपने साथ लेकर आज उसकी चिता में कूद गई। इसलिए इसमें यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि चित्तौड़ विजय के दौरान अलाउद्दीन जब वहां गया तो कितने समय तक उसने वहां पर घेरा डाले रखा, तो लगभग 8 माह का समय इसमें विशेष रूप से माना जाता है। और कर्नल टोड ये भी बताते हैं कि रानी पद्मिनी ने मुस्लिम सेना से बचने के लिए जब जोहर किया तो राणा रतन सिंह के साथ वो सती हुई और उसने तुर्कों के साथ अपना किसी प्रकार का संबंध रखते हुए उनसे बचने के लिए कार्य किया। इसको घटनाक्रम को इस प्रकार देखते हैं कि जब अलाउद्दीन दुर्ग को घेर लिया तब वहां पर उसने क्रोध में आकर रणथंबोर के समान ही यहाँ पर भी उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कत्लेआम कर दिया। और कत्लेआम में माना जाता है कि वहां लोग 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम उसने बदलकर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। तो याद रहे आप, खिजराबाद कौन था? खिजराबाद था उसका बड़ा पुत्र था, तो खिजराबाद उसके नाम से रखा क्योंकि खिजर का नाम था, खिजर खां। ये खिजर खां जो है अलाउद्दीन का बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा, और बड़े पुत्र के नाम से ही, क्योंकि बड़े पुत्र को ही यहाँ चित्तौड़ का क्या बनाया उसने? संरक्षक या शासक बनाया, इसीलिए उसके नाम से इसका नाम खिजराबाद रख दिया। तो कई बार ये पूछ लेते हैं चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। और वहां पर लगभग 30,000 राजपूत युद्ध में मारे गए और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और वापस दिल्ली लौट आया। परंतु खिजर खां को रतन सिंह के वंशज, रतन सिंह के बाद में उसके प्राधिकारियों में जो थे उसके वंशज वो थे हमीर देव। हमीर देव ने इतना परेशान किया कि सुल्तान को उसके स्थान पर, इसके स्थान पर खिजर खां के स्थान पर, खिजर खां को रतन सिंह के जो रिश्तेदार थे या संबंधी जो था उसने परेशान किया। इसीलिए उसने क्या किया, वहां पर उसके स्थान पर राजपूत सरदार महालदेव को वहां का चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। परंतु कहा जाता है कि मालदेव जो था उसने 1321 में मालदेव की जब मृत्यु हो गई तत्पश्चात हमीर ने पुनः चित्तौड़ को जीत लिया। तो इस प्रकार हमीर का लगातार रतन सिंह की मृत्यु के बाद, जो कि उसका रिश्तेदार था, उसने लगातार उस पर ध्यान रखा और खिजर खां को परेशान किया। अलाउद्दीन खिलजी को मजबूर होकर खिजर खां ने अपने बड़े पुत्र को वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। इस प्रकार यह घटनाक्रम चित्तौड़ विजय के अभियान के रूप में माना जाता है। तो ये तो एक छोटे क्रम में था, आपको याद रखने के लिए इतिहास की दृष्टि से 1303 याद रखना है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण जो है वहाँ के राजा जो कि गुहिल वंश के राजा थे राणा रतन सिंह, उनके और अलाउद्दीन के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें रतन सिंह मारे गए और अंत में रानी ने भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए 16,000 दासियों के साथ आग में अपने आप को समर्पित कर लिया, अर्थात जोहर किया और रतन सिंह की चिता के साथ जलकर खत्म हो गई। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको जोहर का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगला जो युद्ध है नंबर 4 पे, क्योंकि तीसरा था और इसकी जो तीसरी कहानी है वो विशेष प्रकार से इतिहास में अलग अलग कही जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव, जो कि रतन सिंह के दरबार से निकाला गया था। इसीलिए उसने जब अलाउद्दीन को इसकी कहानी सुनाई पद्मावती, तो उसी से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लायक हो गया और उसने लगातार यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास किया। और ये उस कहानी के अनुसार है। अब लेते हैं अगला हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है मालवा पर अधिकार। मालवा, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का चौथा क्रम है मालवा पर अधिकार। मालवा पर अधिकार याद है आपको, मालवा पर अधिकार कब किया? क्योंकि इनके सन के हिसाब से उत्तर भारत के राज्यों को याद कर सकते हैं। तो मालवा पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर जो अधिकार किया वो 1305 ईस्वी में।
यहाँ पर 1305 ईस्वी में मालवा पर उसने आक्रमण किया। कहा जाता है उस समय इतिहासकारों के अनुसार मालवा का जो राजा था वो था महलत देव। महलत देव जो था उसने अपने शासन को तुर्कों से बचाने के लिए अपने सेनापति हरचंद कोका, जो कि एक निपुण सेनापति था, उसको भेजा। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध गंभीर होने के कारण हरचंद कोका जो है इस युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। साथ ही अंत में महलत देव भी, जो कि मालवा के क्या थे, शासक महलत देव अंत में महलत देव भी क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार संपूर्ण मालवा पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। तो ये उत्तर भारत का चौथा विजय अभियान है, जो कि मालवा का अधिकार या मालवा पर अधिकार। पांचवा जो है, अब पांचवा पढ़ लेंगे हम, जो महत्वपूर्ण है और जिसको हम कहते हैं सिवाना का दुर्ग। पांचवा कौन सा है, सिवाना का दुर्ग। पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर है, आप 4 पॉइंट उधर देख सकते हैं। पांचवा इधर है, सिवाना के दुर्ग पर अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर कब अधिकार किया, यह भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो कि 1308 का माना जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार किया। अब क्यों किया, इसका कारण देखिए। रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के उपरांत अलाउद्दीन राजस्थान के लगभग संपूर्ण राज्यों को जीतने के लिए उसने पश्चिमी राजस्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया और पश्चिमी राजस्थान में सिवाना के दुर्ग पर उसने अधिकार करने के लिए यहाँ पर राजपूतों का शासन था। और अलाउद्दीन ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक जो थे उस समय वो कौन थे, शीतल देव को क्या किया, युद्ध में पराजित किया और सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने सिवाना के दुर्ग पर 1308 में, कब 1308 में आक्रमण करते हुए वहां के शासक शीतल देव को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया। तो ये थी उनकी 5वीं विजय, जिसको हम सिवाना के दुर्ग की विजय कहते हैं। 6ठी विजय जो है उनकी अंतिम इस उत्तर भारत की, जिसको हम 6ठी विजय के रूप में मानते हैं और महत्वपूर्ण है, वो है जालोर विजय। कौन सी विजय है, जालोर विजय। तो जालोर विजय अभियान भी कहते हैं इसे, जालोर विजय। ठीक है, जालोर विजय का टाइम जो है 1311-12 का माना जाता है। याद है आपको, 1311-12 के समय में जालोर का जो युद्ध है उत्तर भारत का अलाउद्दीन का अंतिम युद्ध है। इसमें क्या हुआ, जालोर पर आक्रमण करने के दौरान वहां के शासक जो थे वो कौन थे, कानड़ देव। याद है आपको, कानड़ देव। जैसे यहाँ पर सिवाना पर शीतल देव थे, वैसे यहाँ पर कौन थे, कानड़ देव यहाँ के शासक थे। तो कानड़ देव ने जालोर को अपने अधीन कर रखा था, लेकिन कुछ समय के लिए कानड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शासन विधिवत रूप से चलाने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने उनकी अधीनता को ठुकरा दिया और इसी के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने जालोर पर विजय करने का निश्चय किया। जालोर सिवाना से लगभग 50 मील की दूरी पर था, जो सिवाना का दुर्ग हम पढ़ चुके हैं। उस सिवाना से 50 मील की दूरी पर था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको, कि कानड़ देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु बाद में कानड़ देव ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कर दिया और जालोर के दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। और ये युद्ध कानड़ देव व उसके सरदार जो कि वीर था, लास्ट में अंत में युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुआ और केवल उसका एक संबंधी, जो कानड़ देव का एक संबंधी था, वो था मालदेव। कौन था, मालदेव, जो सुरक्षित बचा। यही है वो जो आगे जाकर चित्तौड़ का शासक बनेगा। मालदेव जो है इस युद्ध में सुरक्षित बचा। बाकी अंत में इस युद्ध में मालदेव जो सुरक्षित बचा, बाकी इस युद्ध में चित्तौड़ पर विजय के साथ उसी प्रकार यहाँ पर भी अलाउद्दीन की विजय हो गई। अर्थात सरदार वीर गति को प्राप्त होने के बाद केवल उसका एक संबंधी, जिसे मालदेव कहते हैं, वो इसमें शेष जीवित बच पाया, जिसे कुछ वर्षों बाद चित्तौड़ का शासक बना दिया गया। तो समझने का तात्पर्य यह है कि जालोर विजय अभियान में कानड़ देव
और उसके सरदार युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्हीं में से एक मालदेव जो था वो सुरक्षित बच निकला, और वही सरदार आगे जाकर चित्तौड़ का क्या बना, शासक बना, जिसका नाम था मालदेव। ठीक है, 1321 में मालदेव की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वापस से हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, वही है ये, जो 1321 तक इसने शासन किया चित्तौड़ पर, और 1321 में जब इसकी मृत्यु हो गई तब पश्चात वापस से हमीर उस पर अधिकार कर लिया। तो ये था उत्तर भारत का विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के विजय अभियान में 6 राज्य महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, जिनमें सबसे पहला गुजरात, जिसमें 1299 में आक्रमण किया, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, और उसके बाद मालवा। टाइमिंग याद है ही, रणथंभौर का 1301, चित्तौड़ का 1303 और मालवा का 1305, और उसके बाद सिवाना के दुर्ग पर अधिकार 1308, और उसका जालोर विजय अभियान जो रहा वो अंतिम था उत्तर भारत का, जो 1311-12 का विशेष रूप से माना जाता है। अब लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय अभियान। तो ये था उत्तर भारत का विजय अभियान, जिसके प्रमुख राज्य थे। 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पीडीएफ में डिटेल दी हुई है, आप उसके अनुसार उनको रीड कर सकते हैं। अब लेते हैं हम दक्षिण विजय अभियान। अलाउद्दीन का दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान। देखिए, अलाउद्दीन ने जिस प्रकार उत्तर भारत में विजय अभियान चलाया, उसी प्रकार से दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान चलाया, लेकिन दोनों की नीतियों में अंतर था। इन दोनों नीतियों में क्या अंतर था, आप ये ध्यान से सुने कि दोनों की नीति में क्या अंतर था। उत्तर भारत में उसने जितने भी राज्यों पर अधिकार किया या उनको विजिट किया, उनसे सीधा संबंध बनाए रखा, उनको अपने अधीन कर लिया। ये उत्तर भारत की नीति में आता है। जबकि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का उद्देश्य ये था कि दक्षिण भारत के राज्य जीतने के बाद खाली उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और उसे वार्षिक आय के रूप में कर देते रहे, वार्षिक आय के रूप में क्या देते रहे, लगान या कर चुकाते रहे। तो ये थी उसकी दक्षिण नीति, जिसमें अधीनता स्वीकार कराने के बाद उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उनसे लगान वसूली का कार्य किया गया, क्योंकि वो दिल्ली से जो राजधानी थी उससे दूर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर उस नीति का अनुसरण किया। दोनों नीतियों में अंतर है। उत्तर भारत की नीति में सीधा अपने राज्य में मिला लेना और उनको अधिकार कर लेना, जबकि दक्षिण भारत में उन्हें मिलाना नहीं, उन्हें खाली अधीनता स्वीकार करवाना और उनसे राजस्व या राज्य की आय के रूप में वसूल करने के लिए वार्षिक कर चुकाने पर उनको प्रतिबंधित करना। अब देखते हैं कौन कौन से विजय अभियान रहे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का पहला विजय अभियान जो माना जाता है वो है वारंगल, और पहला अभियान ही असफल रहा, वारंगल, क्योंकि वारंगल का पहला अभियान जो था वही अपने आप में असफल था। वारंगल का असफल अभियान। दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण राज्य है जिसको पुराना नाम वारंगल, जो कर्नाटक के पास है। इस वारंगल के अभियान के रूप में क्या रहा, तो उसमें ध्यान से, यह एक संयोग की बात है कि दक्षिण भारत पर किया गया प्रथम अभियान ही अलाउद्दीन का असफल रहा। 1302-3 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां के व उसके भतीजे छज्जू, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, के नेतृत्व में एक विशाल सेना वारंगल भेजी। तो याद रखें टाइमिंग 1302-3 का समय जो है, इस समय यहाँ पर सेनापति के रूप में किसका नेतृत्व किया, किसने नेतृत्व किया दक्षिण विजय को जीतने के लिए, उसने अलाउद्दीन ने नुसरत खां को व उसके भतीजे छज्जू, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के नेतृत्व में एक सेना वारंगल भेजी। परंतु इस सेना ने बंगाल व उड़ीसा के मार्ग से वारंगल पर आक्रमण किया। नुसरत खान ने जो सेना लेकर दक्षिण की ओर गया, नुसरत खान और इसका भतीजा कौन सा, छज्जू, ये दोनों जो है जब वहां गए तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, बंगाल और बिहार का रास्ता अपनाया था। जो लंबा रास्ता था उसको चुना। वारंगल पे जाने के लिए उन्होंने बंगाल और उड़ीसा के मार्ग से अपना रास्ता बनाया और वहां से आक्रमण करते हुए वहां के शासक
कहते हैं कि वहां के उस समय शासक जो था वो रुद्रदेव था। रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना को परास्त करके खदेड़ दिया। जब ये बंगाल और उड़ीसा होते हुए नुसरत खां और छज्जू आगे बढ़े तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। तत्पश्चात इस युद्ध को हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में असफल था। तो इसीलिए इसको वारंगल के युद्ध को या वारंगल का असफल अभियान भी कहा जाता है। तो याद रहे ये वारंगल का असफल अभियान माना गया है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट वो है वारंगल के बाद देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी, क्योंकि देवगिरी जो था उस पर भी उसने आक्रमण किया। ये दक्षिण भारत का युद्धों में दूसरे नंबर पर है देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पर आक्रमण जलालुद्दीन के शासनकाल में भी किया गया था। इसीलिए अलाउद्दीन ने देवगिरी को पुनः जीतने के लिए वहां के शासक के साथ संधि की, लेकिन माना जाता है कि वहां के शासक ने संधि शर्तों को ठुकरा दिया या संधि शर्तों की अवहेलना कर दी और उसी के परिणाम स्वरूप उसने वार्षिक कर देना भी बंद कर दिया। यानी देवगिरी के शासक ने, क्योंकि इस पर पहले आक्रमण हो चुका है इसलिए इसको पुनः आक्रमण भी कह सकते हैं हम, पुनः आक्रमण, क्योंकि इससे पहले जलालुद्दीन के समय इस पर आक्रमण किया गया था और उस समय जलालुद्दीन ने इसे जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था, वार्षिक कर देने के लिए मजबूर किया था। किंतु अलाउद्दीन के समय में आते आते इसने पुनः वापस कर देने से मना कर दिया और उसी के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। तो ध्यान से सुने कि वहां के शासक जो थे वो राज्य की आय के रूप में, वार्षिक कर के रूप में लगान देना बंद कर दिए। इसीलिए वहां के शासक बार बार दिल्ली या सल्तनत का विरोध कर रहे थे। इसीलिए बंद करने के कारण देवगिरी पर पुनः अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में जीत कर मिला दिया, अर्थात वहां पर पुनः वापस आक्रमण किया। तो दूसरा आक्रमण है ये पुनः आक्रमण के रूप में देवगिरी पर अधिकार। इसका नेतृत्व जो करने वाला था उस समय कौन था? मलिक काफूर। ये याद रहे, अलाउद्दीन के सेनापतियों में मलिक काफूर बहुत चर्चित रहेगा क्योंकि आगे इसका उस समय के लिए शासन भी पढ़ेंगे हम। मलिक काफूर, इसने सेनापति के रूप में नेतृत्व किया था देवगिरी के युद्ध के दौरान। मलिक काफूर को युद्ध का नेतृत्व सौंपा गया। मलिक काफूर ने गुजरात के शासक वहां के राजा करण सिंह को भी पराजित किया, क्योंकि वहां के राजा करण सिंह की पुत्री देवदरानी को लाने के लिए काम सौंपा गया था अलाउद्दीन के द्वारा। देवल की मां कमला देवी अलाउद्दीन के शाही हरम में ही थी, इसलिए राजा करण सिंह ने रामचंद्र देव की शरण में जाकर सहायता मांगी। रामचंद्र देव ने शाही सेना के साथ मिलते हुए अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिजर खां के साथ देवली देवी, जिसका नाम था देवल देवी, उसका विवाह करने का निश्चय किया और अंत में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक शंकर देव को परास्त कर वहां से अपार संपदा लूट कर दिल्ली पहुंचवा दी। तो यहाँ पर शंकर देव का शासन था। देवगिरी पर पूछा जाए किसका शासन था तो शंकर देव। और शंकर देव को पराजित करके मलिक काफूर ने वहां से जो धन संपदा लूटी उसे लाकर दिल्ली में खजाने में या राजकोष में भर दिया। तो ये था देवगिरी पर आक्रमण। तीसरा है तेलंगाना का युद्ध। तीसरा कौन सा है? तेलंगाना का युद्ध, क्योंकि दक्षिण भारत का युद्ध है। तो तीसरा तेलंगाना का युद्ध। ये युद्ध भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तेलंगाना का युद्ध। ध्यान से सुने, अलाउद्दीन ने अपनी वारंगल की पराजय को न भूलकर वापस से उसका बदला लेने के लिए 1308 में, अब 1308 समय याद रखिए आप, 1308 में, ठीक है, 1308 में मलिक काफूर को पुराना कलंक धोने के लिए, ये एक बार हार चुके थे इसलिए पुराना कलंक धोने के लिए वहां के शासक रुद्रदेव, तेलंगाना के शासक कौन थे? रुद्रदेव। तो यानी यहाँ के शासक रुद्रदेव पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। रुद्रदेव के साथ जनवरी 1310 में दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आ डटी, क्योंकि समय बढ़ता गया। और 1310 में, कब? 1308 को शुरू होकर 1310 में दोनों सेनाएं, कौन कौन सी सेनाएं? शाही सेना अलाउद्दीन की और रुद्रदेव की सेना जो तेलंगाना की सेना थी, उन दोनों के मध्य
भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर से तेलंगाना को घेर लिया गया और वारंगल के दुर्ग को भी वहां पर घेर लिया गया और दुर्ग रक्षक ने सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अंत में रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना पड़ा और रुद्रदेव ने बदले में अलाउद्दीन को 300 हाथी और 700 घोड़े और अपार धन संपदा देना स्वीकार किया। तो रुद्रदेव ने संधि करते हुए, हारने के बाद आत्मसमर्पण करते हुए क्या किया, 300 हाथी, 700 घोड़े व अपार धन संपदा को देना स्वीकार किया और साथ ही साथ एक वचन और दिया जिसको हम कहते हैं वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया, यानी वार्षिक कर देने का वचन भी स्वीकार कर लिया। तो ये था इनका तीसरा युद्ध जिसको तेलंगाना का युद्ध कहते हैं। अब है नंबर 4, चौथा युद्ध। दक्षिण भारत का चतुर्थ युद्ध कौन सा है? वो है कौशल राज्य की विजय। कौशल चौथा युद्ध है कौशल राज्य की विजय। देखिए कौशल राज्य की विजय किस प्रकार है। कौशल राज्य कहाँ था और किस प्रकार है? कौशल राज्य 1310 में ही अलाउद्दीन ने कौशल राज्य पर भी आक्रमण के लिए मलिक काफूर को भेजा, जो कि एक विशाल सेना लेकर गया। तो 1310 समय याद रखा, 1310 में ही मलिक काफूर को कौशल को जीतने के लिए युद्ध में भेजा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। मलिक काफूर को एक विशाल सेना लेकर भेजी गई। उस समय कौशल का शासक जो था बीरबल तृतीय था। उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए चारों ओर ख्याति प्राप्त थी। काफूर ने द्वार समुद्र को चारों ओर से घेर लिया और बल्लाल अपनी राजधानी बचाने के प्रयास में असफल रहा और मुस्लिम सेना ने नगर में भयंकर लूटपाट मचाते हुए भव्य मंदिरों पर वहां के नागरिकों को जी भर कर लूटा। यानी यहाँ पर मलिक काफूर ने कौशल में लूटपाट मचाई, क्योंकि कौशल की राजधानी जो द्वार समुद्र थी, द्वार समुद्र, उसमें क्या किया? लूटपाट की। क्योंकि ये अपने भव्यता के कारण, क्योंकि यहाँ पर भव्य मंदिर थे, उनको लूटा और यहाँ के नागरिकों को भी लूटा। विवश होकर भल्लाल ने संधि कर ली और उसके अनुसार युद्ध का भारी हर्जाना सुल्तान को चुकाना पड़ा और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भी यही निर्णय हुआ जो रुद्रदेव ने किया, उसी प्रकार यहाँ पर कौशल के राजा ने भी संधि स्वीकार कर ली। इसका नाम था बीरबल तृतीय। और उन्होंने क्या किया? युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर के रूप में लगान चुकाने को भी स्वीकृति दे दी। तो ये चौथा युद्ध था। पांचवा युद्ध है पांड्या राज्य के साथ। पांचवा कौन सा है? पांड्या राज्य के साथ। पांड्या, जैसे पांड्या वंश है उसी प्रकार पांड्या राज्य दक्षिण भारत का राज्य ये। इसके साथ भी अलाउद्दीन ने युद्ध किया विजय अभियान के रूप में। और पांड्या राज्य के साथ किस प्रकार रहा? मलिक काफूर ने सुदूर दक्षिण का मतलब नीचे दक्षिण के अंदर अंतिम राज्य पांड्या था, वहां तक कूच किया। और इन दोनों पांड्या के सिंहासन पर दो भाई थे जो शासन कर रहे थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। यानी यहाँ के शासकों में कौन थे? दो भाई, जिसमें नाम था वीर पांड्या और दूसरे का नाम क्या था? सुंदर पांड्या। याद रहे, ये दोनों भाइयों का यहाँ शासन था। वीर पांड्या और सुंदर पांड्या का शासन था पांड्या वंश पे। दोनों में गृह युद्ध भी चल रहा था, क्योंकि दोनों भाई अपने आप को स्वतंत्र रूप से शासक स्वीकार करना चाहते थे। काफूर ने सुंदर पांड्या की सहायता की और वीर पांड्या के सामने युद्ध के रूप में छापामारी प्रणाली को अपनाया। अंत में वीर पांड्या को पकड़ने की कोशिश भी की गई, परंतु वो भाग निकला। मलिक काफूर ने मार्गों से पकड़ने के लिए जो मंदिर आए उनको भी लूटा और विशाल धन संपदा और यहाँ तक कि हाथी घोड़े अपने साथ दिल्ली ले आया। और इससे पहले जितना माल कभी नहीं लाया जितना यहाँ से लाया गया। और इस प्रकार इसमें दो भाइयों के झगड़े में अलाउद्दीन खिलजी को फायदा हुआ और उसने दोनों को परास्त करके यहाँ पर पांड्या राज्य को लूटपाट के रूप में दिल्ली के राजकोष को भरा। तो ये 5 जो है वो दक्षिण भारत के विजय अभियान के वो राज्य हैं जहाँ पर समय समय के अनुसार अलाउद्दीन ने अपनी सेना भेजते हुए, विशेष सेनापति का नाम याद रखे कि दक्षिण भारत के सेनापतियों में मलिक काफूर का नाम विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। हालांकि नुसरत शाह भी था, लेकिन विशेष रूप से इसका नाम उल्लेखनीय माना गया है।
अब है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा या मूल्यांकन। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति क्या है? समीक्षा या मूल्यांकन थी। किस हद तक सफल रही या नहीं रही? अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा या मूल्यांकन। देखिए अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा हम देखेंगे। दक्षिण नीति की समीक्षा, समीक्षा में मूल्यांकन करेंगे ये नीति किस हद तक सफल रही। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा। इतिहासकारों के अनुसार माना गया है कि अलाउद्दीन की दक्षिण नीति या दक्षिण भारत की नीति जो थी उसको उसने अपने आप में अधीनता के रूप में बनाए रखने में ज्यादा लंबे समय नहीं टिक पाया, अर्थात असफल रही। उसने देवगिरी व होयसल राज्यों को छोड़कर, देवगिरी व होयसल दो ही राज्य ऐसे थे, एक तो देवगिरी और एक होयसल, यह इन दो राज्यों को जरूर अपना प्रभाव बनाया, बाकी राज्यों को उसका प्रभाव नहीं बन पाया। इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के विजय बयान के मुकाबले, क्योंकि हमने उत्तर भारत की नीति का हमने मूल्यांकन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नीति सफल थी, लेकिन इसका मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं समीक्षा के रूप में कि दक्षिण भारत की जो उसकी नीति थी वो क्या रही? पूरी तरह से असफल रही। ऐसा तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की नीति क्या रही? असफल, जबकि उत्तर भारत की नीति क्या थी? उसकी सफल थी। इसलिए तुलना करते हुए हम कह सकते हैं कुल मिलाकर उत्तर भारत के विजय बयान के मुकाबले अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति इतनी सफल नहीं मानी जाती, इतनी सफल नहीं मानी जाती, इसलिए इसको असफल नीति भी हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ हद तक इसमें सफलता मिली। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कम सफलता के रूप में दक्षिण नीति को माना जाएगा और पूर्ण सफलता के रूप में उत्तर भारत की नीति को माना जाएगा। तो ये थी अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा। अब है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति। उत्तरी पश्चिमी, क्योंकि याद रहे उत्तरी पश्चिमी राज्य है जो है वहां पश्चिमी दिशा से विदेशी या पड़ोसी राज्यों का आक्रमण ज्यादा होता था, जिसमें भारी जातियों का विशेष था, इसलिए उत्तरी पश्चिमी इसको सीमांत राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत राज्य। जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं उन्हें सीमांत राज्य, इसलिए इस नीति को सीमांत नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीमांत नीति। कई बार पूछ लेता है सीमांत नीति क्या है, तो उत्तरी पश्चिमी राज्यों की जो नीति है वो अपने आप में सीमांत नीति के नाम से जानी जाती है। और यहाँ सबसे बड़ा संकट जो था उस समय था विदेशियों में किनका? मंगोलों का। मंगोल जाति एक लुटेरी जाति थी, इसको हम मंगोल संकट के रूप में कह सकते हैं, जो अलाउद्दीन के सामने बहुत भयंकर रूप से प्रस्तुत हुआ। और अलाउद्दीन ने इसमें लगभग 10 वर्ष लगाए। कितने वर्ष लगाए? शासन के प्रारंभिक 10 वर्ष यानी 1296 से लेकर हम ये कह सकते हैं 1308 तक या 10 तक भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1310 तक का इसका कार्य जो था वो मंगोलों से निपटने का रहा। मंगोलों को भारत से खदेड़ने के लिए उसने अपने शुरू के 10 वर्ष जो है इसी में लगाए और लगातार कई आक्रमण किए, जिसमें अलाउद्दीन ने प्रारंभिक 10 वर्षों में मंगोलों के साथ निरंतर संघर्ष किया, जिसमें पंजाब, मुल्तान, सिंध आदि प्रांतों पर मंगोलों ने जब अधिकार किया तब अलाउद्दीन ने दिल्ली को राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्य के विस्तार की नीति को अपनाने के लिए मंगोलों से कई युद्ध लड़े। दो उद्देश्य हो गए हैं कि मंगोल संकट से निपटने के लिए उसने विशेष रूप से अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना और अपने विस्तार की नीति को बनाए रखने के लिए मंगोलों से उसने लगातार युद्ध किए, जिसमें सबसे पहले 1296 में, दूसरा 97 में, तीसरा 1299 में, चौथा 1303 में और पांचवा अन्य आक्रमण के रूप में। और इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ लगभग उसने 1308-9 तक उसने मंगोलों के साथ युद्ध लड़े और उन्हें भारत से बाहर अंतिम युद्ध के रूप में 1309-10 में से बाहर खदेड़ दिया। किनको? मंगोलों को। तो ये उसकी सीमांत नीति मानी जाती है, जिसको सीमांत राज्य की नीति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किस दिशा में थे? भारत के उत्तर पश्चिम में थे। कहाँ थे? भारत के उत्तर पश्चिम में। अब अलाउद्दीन की गृह नीति, जिसको हम कहते हैं शासन व्यवस्था। तो अलाउद्दीन की गृह नीति को देखेंगे, जिसमें विशेष रूप से उसके शासन करने का तरीका जो है वो इसमें मिलेगा देखने को। अलाउद्दीन की गृह नीति, अलाउद्दीन की गृह नीति, ये नीति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन की गृह नीति में कौन कौन से अलाउद्दीन ने कार्य किए। तो इसमें 5 कार्य पढ़ेंगे हम जो अपने आप में महत्वपूर्ण है।
और उन्हीं कार्यों के आधार पर इसका हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि किस प्रकार का शासक था। तो अलाउद्दीन की गृह नीति में 5 कार्य है जो शासन व्यवस्था के रूप में माने जाते हैं। पहला, राजत्व का सिद्धांत। पहला कौन सा? राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत अलाउद्दीन का पहला कार्य जो है वो कौन सा है? राजत्व का सिद्धांत है। उसने राजा के पद को गरिमापूर्ण मानते हुए उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और कठोर अनुशासन में शासन का संचालन किया। इसीलिए इसको हम राजत्व का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इल्तुतमिश ने और बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए पद सुल्तान की गरिमा को, सुल्तान जो शासक का पद हुआ करता था, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो कार्य किया गया वो राजत्व के सिद्धांत के रूप में माना गया है। दूसरा है अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा कार्य जो किया वो किया अमीरों की शक्ति का दमन। अमीर कौन? तुर्की सरदार। अमीरों की शक्ति का दमन। अब शक्ति कौन सी? जिन्होंने उसका विरोध किया, अर्थात उसने विरोधी तुर्क सरदारों का विरोध करने वालों को अपने रास्ते से हटा दिया। इसलिए दूसरा कार्य हो गया अमीरों की शक्ति का दमन। तो ये उसकी महत्वपूर्ण गृह नीति मानी गई है। तीसरा, राजस्व तथा लगान व्यवस्था। तीसरा क्या है? राजस्व लगान व्यवस्था। ये व्यवस्था भी उसने अपने आप में महत्वपूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाई, जिससे उसके राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा विधिवत रूप से लिखा गया, रखा गया, जो अपने आप में इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस चीज के लिए विशेष उल्लेखनीय है उसके राजस्व सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि उसने लगान के लिए निश्चित नाप तय कर दिए और उसी के आधार पर लगान व्यवस्था को संचालित किया। तो राजस्व तथा लगान व्यवस्था उसकी महत्वपूर्ण रूप से अलाउद्दीन खिलजी की पहचान बनती है, जो कि खिलजी वंश के शासकों में महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में अगर पहचान दिलाए तो राजस्व व्यवस्था के रूप में भूमि का लेखा जोखा और उसका रिकॉर्ड रखना और राजस्व विभाग की स्थापना जो की गई वो विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही विशेष रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट चौथा है सैनिक व्यवस्था। ये अपने आप में सैन्य सुधार है। सैनिक व्यवस्था ये अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें उसने सेना में सुधार करने के लिए बहुत से कार्य किए, जिनका कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में सैनिक व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए सैनिकों के हुलिये रखना और घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया। एक रजिस्टर बनाया जिसके आधार पर सैनिकों का लेखा जोखा रखा गया, जिसमें उनका रिकॉर्ड रखा गया और घोड़ों की पहचान करने के लिए घोड़े दागने की प्रथा को संचालित किया। तो हुलिया लिखना किसका? सैनिकों का, और घोड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए घोड़े दागने की प्रथा को सैनिक व्यवस्था के रूप में आरंभ किया। साथ ही उसने सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया। उस प्रशिक्षण के आधार पर सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र का विधिवत रूप से प्रयोग करना सिखाया। इसलिए उसकी सेना शक्तिशाली और मजबूत बनी। तो ये थी उसकी सैन्य व्यवस्था, जिसका वह समय समय पर बारीकी से निरीक्षण किया करता था और सैनिकों को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए वो अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं भी किया करता था। और अंतिम और पांचवी उसकी गृह नीति का कार्य है वो बाजार व्यवस्था। याद रहे ये व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार व्यवस्था से ही उसकी पहचान होती है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के रूप में किसी प्रकार की मुनाफाखोरी न हो, भ्रष्टाचार न फैले, घूसखोरी न हो, इसीलिए उसने बाजार में मापतोल और दुकानदारों के लिए जो श्रेणी बनाई गई थी, उन श्रेणियों के आधार पर उनका सही तरीके से कार्य करने के लिए गुप्त रूप से गुप्तचर और स्वयं भी वेश बदलकर निरीक्षण किया करता था। बाजार व्यवस्था में उसने बाजार में सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए, जिससे किसी प्रकार की कालाबाजारी या मुनाफाखोरी न हो सके। बाजार को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों को सुविधाएं भी दी और व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से व्यापार करने के लिए श्रेणियों के रूप में बांट दिया, जिसमें बड़े, मध्य और छोटे प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे। खुले और थोक व्यापारियों को भी व्यापार में संरक्षण प्रदान किया और उन्हें विधिवत रूप से उचित मापतोल के आधार पर, जिन्हें हम कहते हैं बाट, उन बाटों के आधार पर व्यापार को नियंत्रित करते हुए मापतोल की इकाई को भी आरंभ किया। तो मापतोल के लिए बाजार व्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन जो किए गए वो अलाउद्दीन खिलजी के ही माने जाते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति के पांचों कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि अलाउद्दीन की गृह नीति का उल्लेख कीजिए।
तो उसमें हमें बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाना होगा और पांचों तथ्यों को एक्सप्लेन करते हुए बड़े क्वेश्चन के रूप में इसका उत्तर देना होगा। तो ये थी उसकी रणनीति। अब अगला पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन में हम क्या कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब उसका चरित्र मूल्यांकन आएगा इसमें, उसके गुणों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन जो था किस प्रकार था। मध्ययुगीन भारत के इतिहास में इस महान शासक के चरित्र और सफलताओं के बारे में इतिहासकारों में विरोधी विचार है अर्थात मतभेद है। जैसे उदाहरण के रूप में हम दो देखेंगे। पहला एलिफिस्टन के अनुसार, एलिफिस्टन के अनुसार क्या कहा गया है, किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। याद है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एलिफिस्टन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी शासक था। क्या था वो, क्रूर, निर्दयी व अत्याचारी, क्योंकि दो प्रश्न के प्रकार के अत्याचार किए। इसी सरणी से इसने एक अंग्रेजी इतिहासकार ने यहाँ जो देखा उसके आधार पर उसका उल्लेख किया, वो था क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी शासक। जबकि वहीं दूसरे इतिहासकार जो है उसके चारित्रिक गुणों का उल्लेख करते हुए उसे क्या बताते हैं, उसे योग्य, पराक्रमी, धर्म के प्रति निष्ठावान और वीर शासक के रूप में से मानते हैं, जिसे प्रजापालक भी कह सकते हैं। अतः अलाउद्दीन ने अपनी व्यवहारिकता के कारण, कहा जाता है ये भी अकबर की तरह निरक्षर था, निरक्षर होने के बावजूद भी इसने अपना व्यवहार के आधार पर प्रजा में अपना विशेष योगदान रखा और प्रजा में अपनी पैठ जमाई। वह अपने आप में चतुर राजनीतिज्ञ शासक के रूप में माना जाता है। तो ये दूसरे विद्वान या विचारकों के अनुसार माना गया है कि एलिफिस्टन ने इसके अवगुणों का उल्लेख किया है, जबकि अन्य इतिहासकार जो है मिलकर सामूहिक रूप से इसे योग्य शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, जो पराक्रमी भी था, धर्म के प्रति निष्ठावान भी था, धर्मपरायण भी कह सकते हैं। साथ ही वह एक व्यवहारिक शासक था, प्रजापालक था और उसने निरक्षर होने के बावजूद भी चतुर कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या हो गया है, चारित्रिक मूल्यांकन, जिसको हम चारित्रिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, चरित्र मूल्यांकन। अब है अलाउद्दीन खिलजी की अंतिम दिन और मृत्यु। लास्ट पॉइंट है ये, अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो अलाउद्दीन की मृत्यु एवं अंतिम दिन, क्योंकि अंतिम दिनों में किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत हुआ वो देखने की बात है। तो देखिए इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन को एक महान सेनानायक, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल शासक के रूप में तो माना ही जाता है। साथ ही उसमें अंतिम दिनों में जो उसके दिन जो थे वो बिल्कुल निराशावादी और संकटग्रस्त माने गए हैं। कहा जाता है कि ढलती उम्र के कारण, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वह अपने आप में क्या बढ़ता गया, एक बीमारी से कहते हैं संकोच, संकालु होता गया। और संकालु होने के कारण धीरे धीरे ये रोग जब उसका बढ़ता गया तो बुढ़ापे के कारण जब संकालु ज्यादा हो गया तो उसके परिवार वालों ने भी उसकी देखभाल करना कम कर दिया, जिसमें उसकी स्त्री और पुत्र जो थे, यानी उसकी पत्नी और पुत्रों ने भी उसकी देखभाल करने में क्या करना शुरू कर दिया, उपेक्षा करना शुरू कर दिया। क्योंकि बूढ़ा होने के बाद ये क्या बन गया था, अत्यधिक संकालु, अत्यधिक संकालु। संकालु जानते हैं अपने आप में हर चीज पर शंका करना, अर्थात अत्यधिक संकालु होने के कारण परिवार वालों ने इसका साथ देना छोड़ दिया। और अंत में अलाउद्दीन की जनवरी 1316 में मृत्यु हुई। कब हुई, जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये इसका मृत्यु का समय है और अंतिम दिन उसके संकल्प प्रवृत्ति के कारण दुख में और निराशा में गुजरे। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1316 तक रहा। जो हमने लिखा है आपके सामने उसको विधिवत रूप से हमने 1296 से लेकर 1316 तक पढ़ा। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आज इस क्लास में इतना काफी है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसके उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे, जो विशेष रूप से ज्यादा उल्लेखनीय तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका समय के अनुसार हम थोड़ा बहुत उनको जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा वंश, जिसका नाम होगा तुगलक वंश।
दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश जिसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है, ओके।